ओके या सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज के वीडियो में मैं महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करवाने जा रही हूँ जो है लिविंग वर्ल्ड। और ये चैप्टर काफ़ी बेसिक चैप्टर है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, लेकिन क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है और हमें नहीं पता कि वो चैप्टर के किस कोने से आ जाएगा, इसलिए ये पूरा चैप्टर आप लोगों को करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं पूरा बेसिक से आप लोगों को समझाऊंगी, हर एक क्वेश्चंस हम करेंगे। जो बीच बीच में कैन यू टेल वाला पार्ट आता है, कैन यू रिकॉल वाला पार्ट आता है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को ऑन द वे ही सब आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग को अपनी टेक्स्ट बुक निकालनी है, नोटबुक निकालनी है, मैं जो जो क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ वो आंसर नोट डाउन करने हैं, और जो रीडिंग मैं करा रही हूँ उसके अंदर आप लोग को मीनिंग ऐड करते जाना है टेक्स्ट बुक में। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So hello everyone and welcome back to my channel यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज के ये वीडियो में मैंने जैसे बताया था पहले के वीडियोस में कि हम धीरे धीरे सारे सिलेबस कवर करना शुरू कर देंगे। तो अब मैं साइड बाय साइड विद एनसीईआरटी जो मैं नीट की तैयारी करा रही हूँ और नीट का थोड़ा प्रिपरेशन में मैं हेल्प कर रही हूँ स्टूडेंट्स को, उसके साथ मतलब एनसीईआरटी का रीडिंग मेरा शुरू हो गया है। अभी मैंने चैनल पे अपने वीडियोस अपलोड करने भी शुरू कर दिए। तो उसके साथ ही मैं महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बोर्ड से मैं पढ़ी हूँ, तो आई थिंक आई कैन हेल्प देम इन दैट इन दैट पर्टिकुलर सिलेबस। तो मैं महाराष्ट्र बोर्ड की भी अभी चैप्टर वाइज हर एक वीडियो बनाना शुरू करूंगी और उसका अपलोड भी कर दूंगी। ऑलराइट, तो आज का ये वीडियो जो बन रहा है ये बन रहा है सबसे पहले चैप्टर पे फॉर 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड का रहेगा ये पूरा। और ये पहला चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हम सबको सबसे पहले तो ये डाउट आता है कि लिविंग वर्ल्ड जैसे चैप्टर में है ही क्या चीज और इसके अंदर से क्या ही चीजें आएगी क्वेश्चन में। तो इस डाउट को हमें क्लियर करना है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, हाँ ये चैप्टर ज्यादा लेंदी नहीं है, बहुत सी बेसिक सी बातें इसके अंदर की गई है, लेकिन ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंस कैरी करता है। लेकिन बाकी कंपैरेटिवली अगर बात करेंगे तो काफी कम इम्पोर्टेंस कैरी करता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बात करें तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, इतना ज्यादा वेटेज नहीं होता है इस चैप्टर का। लेकिन हाँ कुछ ऐसे पार्ट्स है जिसपे आप लोग को ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क्स वाला पार्ट है, की है, ये सब कीज और हर्बेरियम वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी बातों पे हम ध्यान देंगे जैसे जैसे आता जाएगा। एंड आई बी टेलिंग यू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी ऑफ अटर इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये चैप्टर को। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग में क्यों करा रही हूँ और टेक्स्ट बुक्स रीडिंग में क्यों करा रही हूँ, ये बहुत से क्वेश्चंस आप लोग के माइंड में आएंगे कि मैं बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं बुक में क्यों पढ़ा रही हूँ, बेसिकली बुक रीड क्यों करा रही हूँ। तो इसका आंसर सिंपल सा है यार। देखो, आप लोग की जो बुक में दिया है ना उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो आप लोग की जो बुक में दिया है वो आपको पहले पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आप जाओ कोई भी मास्टर कीज उठा के उसके अंदर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ो, या कोई भी आप लोग डाइजेस्ट लेके उसके अंदर से पढ़ो। दैट इज ऑल योर आप लोग के ऊपर है, वो आप लोग पे डिपेंड करता है। आपकी चॉइस है वो कि आपको क्या करना है। लेकिन जो पहले आपके लिए जो जरूरी है, जिसको आप चॉइस में नहीं डाल सकते, वो आपके लिए ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है एंड दैट इज नेसेसरी टू डू। ठीक है, तो वो चीज आपको पहले करनी है एंड दैट इज योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक वाला पार्ट, आपके जो भी चैप्टर्स दिए हुए रहेंगे वो सब आपको पहले करने जरूरी है, रीड करने जरूरी है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, स्पेशली दोज कॉन्सेप्ट्स व्हिच इज इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, आपके टीचर्स आपको जो लेक्चर्स में पढ़ा रही है ना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। ठीक है, डू नॉट लीव लेक्चर्स, कोई भी लेक्चर स्किप मत करो, क्योंकि जो टीचर समझाती है, आप जो 1-to-1 बैठ के समझते हो, ठीक है, आप टीचर्स को सामने देख रहे होते हो, वो चीज आपके माइंड में, आपके ब्रेन में एक जगह बैठ जाती है, उसको आप नहीं भूलोगे, बिकॉज दैट इज द सीन यू आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ। अब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के वीडियोज इतने ज्यादा यूजफुल नहीं होते। ऑफ
कोर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और अगर आप लोग को लेक्चर्स पढ़ने मिल रहे हैं, स्पेशली टेक्स्ट बुक के लेक्चर्स, देन दैट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। आई हैव टू टेल दिस। क्यों? क्योंकि लेक्चर्स बहुत से लोगों के स्किप हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लेक्चर्स होने चाहिए। आई बिलीव कि लेक्चर्स, जो लेक्चरर्स है, जो टीचर्स है ना, वो लोग आपका कोई भी डाउट मिस नहीं करेंगे। दे वोंट ओके लीव द डाउट अनसॉल्व्ड। ठीक है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उनके ध्यान दो, वो क्या पढ़ा रहे हैं। देन यू विल बी हैविंग डाउट्स, और फिर आप जाके उनसे पूछ सकते हो। नो टीचर डज दैट कि आप लोग की डाउट स्किप कर दो या फिर ठीक है भगाओ पोर्शन को। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ हमारी सोच है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस में जो आता है वो होता है आपके लेक्चर्स। ठीक है, टीचर्स के साथ कनेक्शन, द वे यू ओके व्यू थिंग्स, और कितना आप फोकस कर रहे हो वो चीजों पे, क्या टीचर बोल रही है, इंस्टेड ऑफ के फोकसिंग ऑन अदर्स चिट चैट्स। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। इतनी सारी बातों के साथ अब मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ, ये चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। बस मुझे बताना था कि चैप्टर कम और ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, लेकिन जीरो इंपॉर्टेंस की ऐसी कोई चैप्टर नहीं बना है, क्योंकि जिसका जीरो इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये चैप्टर को। फाइनली सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है ये बॉक्स में, कैन यू रिकॉल। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट इन दिस क्वेश्चन। आपको सीधी सी बात है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ है, ये सब आपको सिर्फ लिविंग थिंग्स में मिलती है। नॉन लिविंग जैसे कि माउंटेन, ये ग्रो करता है लेकिन ये ऊपर से ग्रो करता है, और पहली बात तो ये सेल्फ ग्रोथ नहीं है, कोई चीज आके इसको ग्रो करेगी। ठीक है, लाइक विंड है या फिर कोई अदर लिविंग थिंग है, तो वो उसको ग्रो कर सकती है उसके ऊपर और मड डाल डाल के। लेकिन माउंटेन्स खुद से ग्रो होते हैं क्या? नहीं। आप जो बॉटल में पानी पियोगे, ठीक है, तो वो बॉटल अपने आप से ग्रो हो सकती है? नहीं, दैट इज नॉन लिविंग। तो जो सेल्फ ग्रोथ वाला पार्ट है, ठीक है, दैट इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट बिलोंग्स ओनली एंड ओनली टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये पार्ट तो पहले बात तो क्लियर हो गया कि डिफरेंस क्या क्या है। मैंने बताया, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने दिए, जैसे कि मैंने अभी बताया। ऑल राइट, तो मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स दिए आपको, जैसे कि हो जाता है सेल्फ ग्रोथ, ठीक है, और मैंने बताया था रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन पता ही होगा, ब्रीदिंग के अलावा, ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग के अलावा और सारे प्रोसेसेस होते हैं अंदर जाके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये पूरा पार्ट होता है रेस्पिरेशन। और बहुत सारी चीजें हैं, सेल्फ ग्रोथ हो गई, रेस्पिरेशन हो गया, और लिविंग थिंग्स के अंदर और क्या चीजें हो सकती है जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सारे रेफरेंसेस हमने पढ़ लिए। मैंने बता दिया, सबसे पहला रेस्पिरेशन, दूसरा मैंने बता दिया सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ जरूरी है, सेल्फ ग्रोथ जरूरी है, दैट इज द थिंग। रिप्रोडक्शन मैंने बताया था, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, जो अपने को दिमाग में रखना है कि ये लिविंग थिंग्स में होता है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता, तो रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी हर एक मैंने जो बताया, सिवाय रेस्पिरेशन के, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सेप्शंस हम जिसके अंदर से ढूंढ के निकाल सकते हैं। जो एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस आपको जो मिलेंगे वो जैसे कि रिप्रोडक्शन में आपके पास में म्यूल करके एक हाइब्रिड हमने बनाया है। मतलब म्यूल करके आप पढ़ोगे, दैट इज द हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड अ डोंकी। तो वो जो है बनाया गया था, ठीक है, टू इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम क्राइटेरिया, जो काम के लिए हमें उसकी जरूरत थी। ठीक है, तो उसलिए हमने दो मिक्स करके हॉर्स को और डोंकी को मिक्स करके एक आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनाया है, जिसको हम कहते हैं म्यूल। अब म्यूल की ये एक स्पेसिफिसिटी है कि वो कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो म्यूल कैसे होते हैं, इनफर्टाइल। अब वैसे ही अगर हम देखेंगे तो ह्यूमंस में भी आपको इनफर्टाइल कपल्स मिलेंगे, तो वो क्या है, वो लिविंग थिंग नहीं है क्या? बिल्कुल है लिविंग थिंग, लेकिन उनके पास में जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी होती है वो नहीं होती है, जैसे कि मैंने म्यूल में बताया। हनी बीज में भी एक सेक्शन ऐसा होता है जिसमें दे आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग एग्स और दे आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग स्पर्म्स। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, तो अपने पास में एक्सेप्शंस तो है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस पूछा है तो हम बता सकते हैं यस,
के जो लिविंग थिंग्स होते हैं। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि मूवमेंट आपको नॉन लिविंग थिंग में अपने आप नहीं मिलेगा, मूवमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग में मिलेगा। नाउ टेल मी, डू ट्रीज मूव? नो दे डोंट। ट्रीज मूव नहीं करते, तो क्या वो लिविंग थिंग नहीं हो गए? वो लिविंग थिंग हो गए, मगर वो एक्सेप्शन हो गया मूवमेंट का। अभी पीपल दैट आर इन कोमा, ठीक है, जो कोमा में चले जाते, दे कैन नॉट इवन मूव देयर आईलिड्स ऑन देयर ओन, ठीक है, जो आईज आप ओपन और क्लोज कर रहे हो वो भी वो खुद से नहीं कर सकते, उनके ऊपर उनके पास मूवमेंट का बिल्कुल कैपेसिटी नहीं होता है, ठीक है, एबिलिटी नहीं होता है। तो क्या वो लिविंग थिंग नहीं है? यस, दे आर लिविंग थिंग, मगर यहाँ पे एक्सेप्शनल नहीं हो ऐसा आपको नहीं बोला, एक्सेप्शन हो सकती है ना, डिफरेंसेस अगर आप बता रहे हो तो आंसर कैन बी रिप्रोडक्शन, इट कैन बी सेल्फ ग्रोथ, इट कैन बी रेस्पिरेशन, द लोकोमोशन, ऑल दीज थिंग्स आर द abilities that living things they have that, but non living things do not. सेल्फ ग्रोथ भी मैंने बताया है इसका एक एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एनलिस्ट द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा है, मैंने बताया लोकोमोशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सेल्फ ग्रोथ होता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनके सारे कैरेक्टर्स जो है आप लोग को खुद से एक बार ट्राई करनी चाहिए। ये सब तो एक बड़े बड़े प्रोसेसेस का नाम लिया है मैंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। वेदर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर, justify your answer. Now third question is a question where you have to give your own thoughts. आपको खुद के थॉट्स देने हैं कि क्या सिमिलैरिटीज होती है क्या नहीं। लेकिन अगर आपको आंसर ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा है, आई हैव टू गिव द आंसर फॉर दिस, राइट? ठीक है, तो इसका आंसर प्रोबेबली यही हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है, वो सेम नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं। यस, ऑर्गेनिजम्स जो है सिमिलर होते हैं बट दे कैन नॉट बी सेम, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिमिलर है और कुछ डिसिमिलर है, तो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशी और ऑफ द सेम कैटेगरी आर सिमिलर, यस, ये इसका आंसर यस आएगा। लेकिन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लाइक ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ प्लांट, ठीक है, प्लांट का जो भी आप ऑर्गेनिज्म प्लांट ले लो और आप दूसरा एनिमल्स ले लो, तो वो सिमिलर है क्या? बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। प्लांट्स के अंदर आप डिफरेंट स्पीशीज लोगे, लाइक इफ यू आर टेकिंग मैंजीफेरा इंडिका, दैट इज योर मैंगो प्लांट, ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। अगर आप उसकी बात करो, ठीक है, मैंगो प्लांट की, और उसके साथ में आप बात करो डेट पाम्स की, ठीक है, या फिर आप ले लो एप्पल ट्री को, ठीक है, तो ये सारे कैसे होंगे? ये सारे बिल्कुल सिमिलर होंगे मगर इफ यू आर टेकिंग मैंगो विद फिश, आर दे इवन सिमिलर? नो, दे आर नॉट। अगर फिश को आप ह्यूमन के साथ ले लो तो ह्यूमन के साथ में वो सिमिलर होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन आप ह्यूमंस में एक स्पीशीज देखो, लाइक पीपल फ्रॉम यूके और पीपल फ्रॉम अफ्रीका, आर दे सिमिलर? यस, दे आर क्वाइट सिमिलर। मतलब हमारे पास में 2 आंखें हैं, बाकी ह्यूमंस के पास में भी 2 आंखें हैं, राइट? किसी के पास एक ही, ऐसा कोई है क्या जिसके पास में 2 नोज होती है, या फिर 4 लिप्स होते हैं, या फिर 3 ईयर्स होते हैं? नहीं होते। ईयर्स सबके पास में 2 है, सबके पास में आंखें 2 है, ठीक है, वी हैव अ सिंगल टंग, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म सिमिलर है क्या? नहीं, ऑल ऑर्गेनिज्म सिमिलर नहीं हो सकते, क्योंकि ऑल ऑर्गेनिजम्स में आपके पास में प्लांट आ जाता है, आपके पास में एनिमल्स आ जाते हैं, आपके पास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मीन स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लिविंग बीइंग जो अपनी आंखों से आपको दिखाई नहीं दे सकते, द थिंग्स, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, वो हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो आर दे सिमिलर? हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना माइक्रोस्कोप में, हम देखते भी है प्रैक्टिकल्स के टाइम, राइट? तो वो जो होते हैं क्या वो सिमिलर होते हैं टू एनिमल्स? क्या उनके पास में 2 आंख, दो कान एंड देन पैर वगैरह होते हैं? नहीं, दे आर डिफरेंट, वो सिमिलर हो ही नहीं सकते। तो ऑल ऑर्गेनिज्म सिमिलर नहीं हो सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करो आप और उसके डिफरेंट स्पीशीज देखो। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, प्लांट के बारे में बात करो और आप कोई भी तरीके का प्लांट ले लो, हाँ उनका सेम रहेगा सब कुछ, दे विल बी हैविंग अ स्टेम, दे विल बी हैविंग ब्रांचेस, दे विल बी हैविंग लीव्स, ऑलराइट। तो ये तरीके से हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
अब जस्टिफिकेशन कैसे दे सकते हैं, इसका आप लोग को जस्टिफिकेशन मांग रहा है. जस्टिफाई योर आंसर. वी कैन जस्टिफाई इट बाय सेइंग दैट an organism of the same species or related species can be similar in their own manner, and just like that, for example, humans are similar if they belong to any region. ठीक है, कोई भी region को वो belong करते हो, they are similar. But at the same time, if we are talking a comparison, we are taking a comparison between a human and any other animal like cheetah or fish or any other animal. ठीक है, then are they similar? No, they are not, because they belong to another category. ठीक है, the category is not the same. All right. तो इस तरीके से आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आपका ये चैप्टर अभी शुरू हो रहा है. ठीक है, रीडिंग पे ध्यान देना है, बिल्कुल आपको मेरे साथ में पढ़ना है, और आप मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ खुद से भी समझो, उसके बाद में रीड करने के बाद में मैं अपनी तरह से एक्सप्लेनेशन दूंगी, देन दैट विल मेक इट मोर क्लियर. लेट्स स्टार्ट दिस. Planet Earth is made up of abiotic and biotic components. Do you understand by the word abiotic? Abiotic का simple meaning होता है नॉन लिविंग, जो कि नॉन लिविंग है. ठीक है, अबायोटिक. ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, जिनके पास में लाइफ नहीं है वो क्या हो जाते हैं, नॉन लिविंग. ऑफ कोर्स, राइट, वो क्या हो जाते हैं, नॉन लिविंग हो जाते हैं. जस्ट अ सेकेंड, वो कैसे हो जाएंगे, नॉन लिविंग हो जाएंगे. ऑल राइट. और जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें ट्रीज आ सकते हैं. ठीक है, एनिमल्स आ सकते हैं, तो ये सब आ सकता है. नॉन लिविंग में विंड आएगा. ठीक है, माउंटेन्स आ जाएंगे. ठीक है, तो ये सारे पार्ट आ जाएंगे. तो अपना जो अर्थ है वो अबायोटिक से भी बना है, बायोटिक से भी बना है. द बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑब्वियसली द लिविंग बींग्स प्रेजेंट अराउंड अस. हमारे आसपास जितने भी लिविंग बींग्स प्रेजेंट है, दे ऑल बिलोंग टू व्हाट, द बायोटिक कंपोनेंट्स. ऑल राइट. और जो नॉन एक सेकेंड, ठीक है, obviously living. The question is why do we call them living and how do they differ from non living. अब हमारे आसपास जो भी हमको चीजें मिल रही है, जो भी हम जिनको हम देखते हैं, जैसे कि आपके सिबलिंग्स है, आपके पेरेंट्स है, यू हैव अ पैट, यू गो डाउन, यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स ऑन स्ट्रीट. जैसे अपने पास में गोट्स है, या फिर वी हैव डॉग्स, वी हैव कैट्स टू सी, राइट. तो वो सब तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. लेकिन यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम उनको लिविंग बोलते हैं और वो डिफर करते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग. ऑफ कोर्स वी ऑल नो द आंसर, क्योंकि वो जीते जाते इंसान है. ठीक है, उनके ऊपर जो है इमोशंस मिलेंगे आपको एनिमल्स में. जो ट्रीज है उनको आप कट करोगे तो वो फिर से ग्रो होंगे, राइट. अगर आप स्टेम के पास से कट करोगे तो वो ग्रो होंगे ना. अगर आप उनकी रूट्स निकाल दोगे तो वो डेड होंगे एंड दैट वुड बी विजिबल. लेकिन अगर आप कोई बॉटल को तोड़ दोगे तो वो डेड हो रही है ऐसा आपको विजिबल होगा क्या, नहीं. लेकिन अगर एक हरा भरा पेड़ है, उसके आप रूट से निकाल दोगे उसको, तो वो ब्राउन होगा, वो सूखने लगेगा, वो रॉटन अप हो जाएगा. तो दैट इज द थिंग. ठीक है, दैट ओके, that makes them different from non living thing. नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स, लाइफ के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे. द लिविंग बीइंग वंस प्रोड्यूस्ड बॉर्न हैज टू सर्वाइव. कोई भी लिविंग थिंग जो भी एक बार प्रोड्यूस हो जाता है, बॉर्न हो जाता है, उसको सर्वाइव तो करना है. ऑलराइट, ठीक है, तो सर्वाइवल करना है. फॉर सर्वाइवल इट नीड्स एनर्जी एंड मैनी केमिकल मॉलिक्यूल्स. केमिकल मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, न्यूट्रिशन हो जाता है, वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स ही तो है. हमको कैलोरीज चाहिए हमें, ठीक है, टू इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी नीड दैट, वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स, वी नीड मेनी अदर थिंग्स. ठीक है, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए. ठीक है, तो ये सब किस में आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं केमिकल मॉलिक्यूल्स में. वी हैव फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, केमिकल मॉलिक्यूल्स पे. और ये सब जरूरी क्यों है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव. अब सबसे पहला जो चीज जो बच्चे को चाहिए रहती है, ह्यूमन बेबीज को चाहिए रहती है, वो क्या हो सकती है, द कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन द मदर्स मिल्क.
राइट, पढ़ेंगे आगे। कोलेस्ट्रॉम होता है, उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है जो बेबी को जब मिलती है तो इट गेन्स इम्यून, ठीक है, इम्यून सिस्टम का क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो ये सब चीजें किसमें इंक्लूडेड है, ये सारी चीजें एक तरीके से क्या है, केमिकल मॉलिक्यूल्स है। ऑल राइट, ठीक है, तो ये चीज हो गई। फॉर एनर्जी इट हैज टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो मेटाबॉलिज्म, आई हैव टू चेंज द कलर फॉर दिस। Metabolism is breaking of molecules, that is catabolism, and making of new molecules, that is anabolism. जब आप कोई आपके अंदर देखो, जैसे फूड के प्रोडक्ट्स आपके मुंह से आपने इंजेस्ट किए, वो आपके पेट में गए, वहां पे जाके उसका कुछ डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जो कि हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे डाइजेशन वाले चैप्टर में, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू आपको बताना है, तो वहां पे फूड मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। सबसे पहले जो टूट रहे हैं वो आपके मुंह से शुरू होते हैं। द वे यू विल च्यू द मोर इट विल गेट ग्राइंडेड, ठीक है, वो जो अल्टीमेटली क्या बना देगा, एक मॉर्सल बना देता है, ठीक है, ठीक है। तो वो जो फूड का मॉर्सल आपके मुंह में गया, ठीक है, वो आपके ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जा रहा है, स्टमक में उसके प्रोसेस पूरे होंगे, वो इंटेस्टाइन्स में जाएगा, ठीक है। तो वहां पे इंटेस्टाइन्स में वो जो पर्टिकुलर खाना है, ठीक है, अगर आप कोई न्यूट्रिशियस फूड खाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल चपाती, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसके अंदर से ज्यादा न्यूट्रिशन को निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर आप कोई हार्मफुल चीजें खाते हो तो उससे न्यूट्रिशन उतना नहीं मिलेगा उसे, इनफैक्ट वो हार्म करेगा उसको, राइट। तो ये जो चीजें उसके अंदर से वो निकाल रहा है, इंटेस्टाइन में, हमारी बॉडी में जो चीजें उसके अंदर से निकाल रहा है, वेदर इट बी अ न्यूट्रिशन और वेदर इट बी अ हार्मफुल सब्सटेंस, वो सब क्या है, वो सब केमिकल मॉलिक्यूल्स है। ये तो समझा था। अभी मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये हम समझ रहे, राइट। मेटाबॉलिज्म जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो प्रोसेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस होता है आपका कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। जब आप कोई फूड प्रोडक्ट आपके मुंह से इंजेस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर से कुछ चीजें आपको तोड़नी पड़ेगी और कुछ चीजें आपको जोड़नी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके अंदर क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और वो एनर्जी आप क्या करते हो, स्पेंड करते हो इन ऑर्डर टू डू सम वर्क। रेस्पिरेशन में भी आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू रेस्पायर, इन ऑर्डर टू ब्रीथ, आपको कुछ एनर्जी क्या है आपको पता है, एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी क्या है, वो एनर्जी एटीपी, ठीक है। तो एटीपी आपका क्या है, एटीपी इज योर, ठीक है, इट इज योर एनर्जी करेंसी, ठीक है, इन योर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी क्या चाहिए हमको, एटीपी चाहिए। तो ये एटीपी आपको कैसे मिलेगा, एटीपी केमिकल मॉलिक्यूल है, राइट, जो कि होता है एडीपी। पहले ये क्या होता है, एडीपी होता है, एडीपी, एक सेकेंड, एटीपी जो होता है ये किससे बन रहा होता है, एडीपी से बन रहा होता है। क्यों ऐसा चल रहा है, किससे बन रहा होता है, ये एडीपी से बन रहा होता है, एडीपी से। इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। व्हाट इज एडीपी, एडीपी इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब होता है दो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हमको उसको बनाना है एटीपी, क्योंकि यही हमारा एनर्जी करेंसी है। एटीपी क्या है, एटीपी जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो आपके पास में जब तीन फॉस्फेट ग्रुप आएंगे तब आपके पास में एटीपी आएगी, और एटीपी को आप क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो, ठीक है। तो ये एडीपी के अंदर फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड करोगे तो आपकी एटीपी बनेगी, जिसको आप क्या करोगे, स्टोर करोगे। ऑलराइट, अब ये स्टोर की हुई चीजों को आपको यूज भी तो करना है, तो यूज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको रिवर्स प्रोसेस में डालोगे। तो ये एटीपी से आप एडीपी बनाओगे। ये कब बनेगा, जब यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी को आप क्या करते हो, यूज करते हो फॉर वर्क, ठीक है, वर्क करने के लिए, कोई भी तरीके का, रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, या फिर ग्रोथ हो, ठीक है, ये सब चीजों के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब निकलती है, जब ये बॉन्ड टूटता है। आपने केमिस्ट्री में ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, और अगर अभी तक नहीं पता थी तो मैं बता देती हूँ। जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड रहने दो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहने दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड रहने दो, जब ये बॉन्ड्स टूटते तब क्या रिलीज होती है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, हीट रिलीज होती है। एकदम स्मॉल क्वांटिटी में हो सकती है, आपको एकदम ज्यादा क्वांटिटी में भी हो सकती है, मगर ये हीट और एनर्जी कोई भी फॉर्म में रिलीज होती है। और जब ये रिलीज होती है तब दैट इज अपॉन अस एंड हाउ डू वी यूज दैट, ठीक है।
तो इसीलिए हमको बार बार खाना खाना जरूरी होता है इन ऑर्डर टू स्टोर द एटीपी, ठीक है, ताकि वो एनर्जी हम उसके अंदर डालें और एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रख दे। अब जब भी हमको वो एनर्जी चाहिए रहेगी, वो एटीपी क्या करेगा, रिवर्स प्रोसेस करेगा, एटीपी रिवर्स प्रोसेस करेगा और क्या बनाएगा, एडीपी बनाएगा। कैसे, ये जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, एक फॉस्फेट का बॉन्ड ब्रेक कर देगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगी तो क्या बन जाएगा, 2 पी बन जाएगा और एक पी बन जाएगा। इसके अंदर से निकला क्या, एनर्जी निकला। बहुत ही सिंपल सा है, ये पूरे रेस्पिरेशन का मैंने पार्ट बता दिया है जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मेटाबॉलिज्म मैंने ये समझाया कि बॉन्ड्स ब्रेक भी करने होते हैं और बॉन्ड्स बनाने भी होते हैं, इसी को हम ओवरऑल क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमने ए पॉइंट क्या पढ़ा कि अगर सर्वाइवल करना है तो मेटाबॉलिज्म जरूरी है, ये फर्स्ट पॉइंट का कंक्लूजन निकल के आता है। सेकंड पॉइंट है, फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उनके अंदर हम कंटिन्यूसली ग्रोथ और डेवलपमेंट देख रहे होंगे। इनफैक्ट अभी मैं एक बात बताऊं, जब बर्थ नहीं भी होती है, ठीक है, जब एम्ब्रियोज स्टमक में होते, वोम्ब में होते हैं, फॉर्म में होते हैं, वहां पे भी वो ग्रो कर रहे होते हैं, राइट, वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद में जब उनका द टाइम दैट दे गेट बॉर्न, उसके बाद में वो अपना ग्रोथ कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, दे शो अस द डेवलपमेंट, ठीक है। दिस ग्रोथ इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस, ठीक है, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस का मतलब होता है ये वेल डिफाइंड प्रोसेस है और ये बहुत ही एक प्रोसीजर फॉलो करता है, एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करता है, जिसके अलावा वो और कोई भी गड़बड़ करता है तो इट लीड्स टू ग्रेट लॉस। तो ये प्रोसेस कैसा है, बहुत ही डिफाइंड और बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व सैंड माउंट्स, ठीक है, बोल्डर्स ग्रो एटसेट्रा, ठीक है, सैंड माउंट्स ग्रो होते हैं, बोल्डर्स ग्रो होते हैं। दिस ग्रोथ इज नॉट फ्रॉम विद इन एंड हेंस दे आर नॉट लिविंग बींग्स। कि मैंने बता चुकी हूँ आपको कि जो भी चीजें, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ नहीं हो रही है। अब सेल्फ ग्रोथ बाहर से नहीं होती है, अंदर से होती है, ठीक है, बाहर से कभी भी सेल्फ ग्रोथ नहीं होती है, देन दैट इज नॉट सेल्फ ग्रोथ, राइट। तो ये बाहर से ग्रोथ नहीं हो रही है। और अब जब सैंड बोल्डर, सैंड माउंट्स देखोगे, माउंटेन्स देखोगे, ये सब बड़े होते जाते हैं तो ये बाहर से हो रहे हैं, अंदर से कोई चीज इनको बड़ा करती है क्या, नहीं। देन दैट दे आर नॉट लिविंग बीइंग्स बिकॉज द ग्रोथ इज नॉट फ्रॉम विद इन। ये पॉइंट याद रखो, let me mark this for you, ये पॉइंट याद रखो, the growth is not from within hence they are not living beings। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है that why although they grow but why are they not considered as living beings। so you have to remember, you have to learn this line, ठीक है, keep reminding yourself the growth is not from within and hence they are not living beings। थर्ड पॉइंट आ जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट द प्रोसेसेस व्हिच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन, ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ कहीं पर भी देखे हो आपने, नहीं। ग्रोथ हर जगह जाके लिमिटेड हो जाती है, कहीं पे जाके रुक जाती है, कहीं पे जाके स्लो हो जाती है और कहीं पे ग्रोथ ऐसी होती है जो स्टॉप हो जाती है, लेकिन अंडर सम सिचुएशंस या फिर कुछ ऐसे कारण की वजह से वो ग्रोथ वापस कंटिन्यू रिज्यूम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ग्रोथ का अपना अपना तरीका, लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ कभी नहीं होती, ठीक है, विदाउट एनी रीजन ग्रोथ नहीं होती। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द मॉलिक्यूल्स, ऑर्गन्स, सिस्टम्स बिगिन टू लूज देयर इफेक्टिव वर्किंग एंड दे बिकम व्हाट, ओल्ड। दिस इज कॉल्ड एजिंग, ठीक है, दिस इज एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। एजिंग कब कहते हैं हम, जब एक जो कोई भी आपका ऑर्गन है, ठीक है, इवन चीता कैन नॉट बिकम द साइज ऑफ एलिफेंट, एन एलिफेंट कैन नॉट ऑलवेज रिमेन द साइज ऑफ चीता। Why? Because they different organisms have different limits, ठीक है, तो एक लिमिट तक ही वो ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। तो चीता कभी एलिफेंट नहीं बन सकता। Why? बिकॉज इसकी जो ग्रोथ है ये कभी ये नहीं बन सकता, बिकॉज इसकी जो ग्रोथ है लिमिटेड है उसके साइज तक, ठीक है, लिमिटेड है। अब यहाँ पे एलिफेंट की बात करें तो इसकी जो साइज होगी वो चीता की साइज तक के लिमिटेड नहीं होगी, उसके आगे और ग्रो करेगा वो, और वहां जाके फिर लिमिटेशंस आएगी और वहां वो स्टॉप कर देगा। तो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन, ठीक है, ऑल्दो ऑर्गेनिजम्स कैसे है, ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट है और वो लिविंग थिंग्स है, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या मिलेंगे, हमको डिफरेंसेस मिलेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आ जाता है,
life has to continue मतलब perpetuate, hence the organism tries to produce a young one like itself in order to continue life मतलब क्या, कोई भी जानदार चीज आपको अगर कंटिन्यू रखनी है तो उसके अंदर क्या आपको जरूरी है, दे हैव टू प्रोड्यूस अ यंग वन लाइक इटसेल्फ, बिकॉज अ सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट, नो वन इज इमॉर्टल, ठीक है। हम सब कैसे होते हैं, हम सब मॉर्टल है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू लाइफ वी हैव टू प्रोड्यूस यंग वन, जो कि आगे जाके फिर से दे विल ग्रो ओल्ड, ठीक है, एंड दस दे विल ऑल्सो हैव टू प्रोड्यूस अ यंग वन, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू लाइफ। इट इज पॉसिबल थ्रू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हम सबको पता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। दिस इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ रेस। अब म्यूल्स, ठीक है, मैंने इसका एग्जाम्पल अभी दिया है, ठीक है। म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस yet are living. Can we call reproduction as inclusive characteristic of life? You have to focus on the word inclusive in this question given here. क्यों? क्योंकि inclusive जब आपको पूछ रहा है, अगर आपको ऊपर के क्वेश्चन में अभी आपको पूछा क्या था कि डिफरेंसेस बताओ, आप लोग को इंक्लूसिव डिफरेंस नहीं बोला था, तो हियर इन दिस क्वेश्चन यू कैन यूज रिप्रोडक्शन, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को इंक्लूसिव नहीं दिया है। इंक्लूसिव का मतलब होता है सारे एक्सेप्शंस, सब कुछ आप लोग को मिलाने हैं। आप म्यूल्स और स्टेराइल वर्कर बीज, या फिर कहीं पे आप कोमा पेशेंट्स, कहीं पे ट्रीज, कहीं पे प्लांट्स को आप छोड़ नहीं सकते। ऑल द एक्सेप्शंस, यू हैव टू इंक्लूड ऑल द एक्सेप्शंस एंड से अ सिंगल process or a single thing that differentiate living organisms from non-living. तो reproduction होगा क्या? नहीं. Answer is no. But in the above question जो आपको बॉक्स में दिया था, वहां पे reproduction हो सकता था? Of course yes, क्योंकि वहां पे inclusive नहीं पूछा था। यही चीज आप लोग को क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी ध्यान देनी है, टू रीड दिस थिंग, ठीक है, कॉल्ड एज inclusive. Next. Fifth point, as the body loses its capacity to perform metabolism, the organism dies. That is, does not remain immortal. ठीक है, immortal कोई नहीं होता, ठीक है, बॉडी का कैपेसिटी चला जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का, मेटाबॉलिज्म इज व्हाट, मेटाबॉलिज्म है तो लाइफ है, ठीक है, बिकॉज लाइफ कंटिन्यू करने के लिए यू रिक्वायर एनर्जी, और मैंने अभी बताया कि एनर्जी जो है कैसे रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म से, पूरा एनर्जी वाला पार्ट मैंने अभी समझाया, ठीक है। कोई भी इमॉर्टल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके जो मेटाबॉलिज्म जो है रुक जाता है। फिफ्थ हो गया, 6 पॉइंट, एनी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड्स टू थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस इन द सराउंडिंग, ठीक है। जब हम माउंटेन्स पे, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, वहां पे हमारा जो सिस्टम है वो अलग तरीके से परफॉर्म करता है। एज वी नो, आरबीसी काउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ऊपर जाके। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ज्यादा करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज व्हाट, आरबीसीज, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। अगर हमारे सपोर्ट में, अगर सराउंडिंग इन्वायरमेंट अगर हमारे सपोर्ट में होता है एटमॉस्फियर, देन वी डू शो के रिस्पॉन्सिवनेस। अगर हमारे सपोर्ट में नहीं होता है, देन वी ऑल्सो शो व्हाट, इरिटेबिलिटी शो करेंगे। तो ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। All right. There is immense diversity in living organisms. Since time immemorial, जब से हमें पता नहीं कब से, variety of organisms are living together on earth, ठीक है। varieties हमको देखने मिली है living organisms की, बहुत सारी diversity है यहाँ पे अर्थ पे। In order to understand the interrelations between living and non-living as well as between two living beings or groups, systematic study of these is essential. Systematic study क्यों जरूरी है? सिस्टमेटिक स्टडी होती क्या है? कोई भी आप किसी भी चीज के रिलेटेड आप स्टडी कर रहे हो, हम यहाँ पे किस चीज के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं? द इंटर रिलेशंस, ठीक है। तो इंटर रिलेशंस हमें पढ़ने हैं कि अगर दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, या फिर दो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, या सेम ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, उनके अंदर क्या इंटर रिलेशंस है और क्या डिफरेंसेस है, वो सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एज वेल एज बिटवीन टू लिविंग बीइंग्स और ग्रुप्स, ठीक है। सेम लिविंग बीइंग्स हो सकते हैं, अदर डिफरेंट लिविंग ग्रुप्स हो सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग ग्रुप हो सकता है। लेकिन हम जब कोई भी दो चीजों का इंटर रिलेशंस पढ़ रहे हो, तभी क्या जरूरी है? सिस्टमैटिक स्टडी जरूरी है। व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? इन ऑर्डर टू नो द स्टेप्स के पहला स्टेप हमने क्राइटेरिया ये रखा, दूसरा स्टेप हमारा ये था। तो इससे क्या होता है? वी गेट द नॉलेज ऑफ व्हाट,
The phylogenetic knowledge. What is phylogenetic knowledge? You will come to know later when we will be learning what, when we will be discussing the systematic study. Systematics पढ़ेंगे जब. This data is also important for various industries and agriculture. Intensive laboratory and field studies in order to identify and classify the organisms form strong basis for meaningful use of collected data. इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को बोला है this data is also important for various industries. इसके uses क्या है? Systematic studies अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कर रहे हो, तो इसके क्या यूजेस है? इंडस्ट्रीज में यूजेस है, राइट, एग्रीकल्चर में यूजेस है. आप लोग को ये पता चलेगा कि कौन सा क्रॉप, कौन सा तरीके का प्लांट कौन से पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, उसे क्या कंडीशंस चाहिए. तो ये सब कब मिलेगा? जब आप इंटर रिलेशंस चेक करोगे कि मड कौन सी, उसको मड चाहिए, कौन से टाइप की सॉइल चाहिए उसको. तो ये बहुत सिर्फ लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर मीनिंगफुल यूज ऑफ कलेक्टेड डेटा. तो यहाँ पे जो भी हमको कलेक्टेड डेटा हमारे पास में जो भी है, इसका हमको मीनिंगफुल यूज अगर करना है तो क्या जरूरी है? उसके लिए लेबोरेटरी, अच्छी फैसिलिटीज जरूरी है. ऑलराइट, ठीक है. If we need to study this diversity, certain aids called as taxonomical aids. Taxonomical aids क्या है? जैसे कि हर्बेरियम हो जाता है, बॉटनिकल गार्डन्स हो जाते हैं, जो जूस हम विजिट करते हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जूलॉजिकल पार्क्स. वो सब जरूरी हो जाते हैं. एड्स का मतलब होता है हेल्प. हमको हेल्प चाहिए रहती है टू स्टडी दिस डाइवर्सिटी. दिस इंक्लूड्स हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स एंड की आप आगे जाके पढ़ोगे. वी हैव टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर एड. Now these are the questions. जो आपके पास में कैन यू रिकॉल वाला पार्ट होता है, दैट इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज. लेकिन जो कैन यू टेल वाला पार्ट होता है वो किस पे बेसिस होता है, वो किस पे बेस्ड होता है? या तो जो नॉलेज अभी आपने पढ़ी, या तो आप आगे जो पढ़ोगे उसके बेसिस पे आपको वो पढ़ के, वो समझ के ये क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी स्टडी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट अ ग्लांस? हाउ कैन वी स्टडी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स? पॉपुलेशन पे अगर आपको स्टडी करनी है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? पॉपुलेशन होते हैं. एक ग्लैंस पे देख के आप उसको कैसे पढ़ोगे? बॉटनिकल गार्डन्स के थ्रू नहीं, नेशनल पार्क्स के थ्रू. वेदर ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड? सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं. ये आंसर तो रॉन्ग है. व्हाई? बिकॉज वी नो कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रीज होते हैं, वही खाली खुद का खाना खुद बना सकते हैं. दे आर व्हाट? दे आर ऑटोट्रॉफिक, राइट. बाकी सब क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन other living organisms. Which feature can be considered as all inclusive characteristic of life and why? What can be the feature that can be considered as inclusive characteristic? इसका आंसर बहुत सिंपल है, मेटाबॉलिज्म. ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस हमने पढ़ा. रिस्पॉन्सिवनेस हो सकता है आंसर, लेकिन इसके अंदर क्या है? इंक्लूसिव नहीं होता है ना, वो इंक्लूसिव नहीं है. मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म आंसर है. क्यों रिस्पॉन्सिवनेस इंक्लूसिव नहीं है? बिकॉज द कोमा पेशेंट्स वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एंड द ट्रीज, ठीक है, दे वो ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस शो नहीं करते. मेटाबॉलिज्म है, राइट, ठीक है.